151 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है जायसी की नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। चंदायन, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। तो चंदायन जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत ये सभी रचना जो है जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। कौन सी? अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन यह रचना जो है सूफी कवि जो है मुल्ला दाऊद का है। किसकी रचना है? तो चंदायन जो है यह रचना सूफी कवि जो है मुल्ला दाऊद का है। और अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत ये सभी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। तो चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना और अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में से 152 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या समाचार लेखन का एक भाग नहीं है? इनमें से ऐसा क्या है कि जो समाचार लेखन का एक भाग नहीं? कलेवर, ध्वनि, समाचार प्रवेश या निर्णय। तो समाचार लेखन का एक भाग जो है ध्वनि नहीं है, बल्कि कलेवर है, समाचार प्रवेश है, निर्णय है। ध्वनि समाचार लेखन का एक भाग नहीं, जबकि कलेवर, समाचार प्रवेश, निर्णय आदि समाचार लेखन का प्रमुख भाग है। 153 क्वेश्चन है कि प्रबोध पचाशा के रचनाकार कौन है? प्रबोध पचाशा के रचनाकार भूषण है, देव है, पद्माकर भट्ट या रसखान। तो प्रबोध पचाशा के रचनाकार जो है पद्माकर भट्ट हैं। प्रबोध पचाशा जो है भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है? पद्माकर भट्ट हैं और इनकी अन्य रचनाएं व विषय हैं। तो प्रबोध पचाशा की रचनाकार कौन है? पद्माकर भट्ट हमने बताया, और जो है भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ है यह, और इसके रचनाकार कौन है? पद्माकर भट्ट है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर, बिरदावली। 200 विषय निरूपण क्या है कि ये 221 छंदों में जो है 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य। तो हिम्मत बहादुर, बिरदावली भी इनकी रचना है। 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य। प्रताप सिंह बिरदावली ये भी इनकी रचना है पद्माकर भट्ट की। प्रताप सिंह बिरदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य। राम रसायन भी इनकी रचना है। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। राम रसायन क्या है? वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद राम रसायन। जगत विनोद, छा प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन है। इसमें जगत विनोद में छा प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन। तो पद्माकर भट्ट की रचना प्रबोध पचाशा भी है, हिम्मत बहादुर बिरदावली भी है, और प्रताप सिंह बिरदावली भी है, राम रसायन भी है, जगत विनोद। प्रबोध पचाशा, हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली और राम रसायन, जगत विनोद। ये सभी रचना जो है किसका है? पद्माकर भट्ट का। प्रबोध पचाशा, हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, राम रसायन, जगत विनोद, ये सभी रचना जो है किसकी है? पद्माकर भट्ट की है। प्रबोध पचाशा, हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, राम रसायन, जगत विनोद, ये सभी रचना जो है किसकी है? तो ये सभी रचना पद्माकर भट्ट की है। 154 क्वेश्चन है कि धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कृष्णा चौधरी, निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो ये निर्मल वर्मा का है। डी सही है। धूप का एक टुकड़ा जो है कहानी जो है निर्मल वर्मा की है। इनकी अन्य कहानियाँ जो है दहलीज है, लवर्स है, पिक्चर, पोस्ट कार्ड आदि हैं। तो दहलीज, लवर्स, पिक्चर, पोस्ट कार्ड और धूप का एक टुकड़ा। दहलीज, लवर्स, पिक्चर, पोस्ट कार्ड और धूप का एक टुकड़ा, ये सभी कहानी जो है निर्मल वर्मा की है। भीष्म साहनी की कहानियाँ हैं। पहला पाठ वांगचू, भटकती राख, भाग्य रेखा, निशाचर, पाली, डायन, शोभा यात्रा आदि, ये सभी रचनाएं जो हैं भीष्म साहनी की कहानियाँ हैं। पहला पाठ है, वांगचू है, भटकती राख है, भाग्य रेखा है, निशाचर है, पाली है,
डायन है, शोभा यात्रा आदि सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? भीष्म साहनी की रचनाएं हैं, कहानियाँ हैं। खेल खिलौने हो गए देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने देवताओं की मूर्तियाँ, जहाँ लक्ष्मी कैद है अपने पार, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक आदि, ये सभी रचनाएं जो हैं राजेंद्र यादव की कहानियाँ हैं। तो राजेंद्र यादव की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? खेल खिलौने हैं, देवताओं की मूर्तियाँ हैं, और जहाँ लक्ष्मी कैद है अपने पार, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक। कृष्णा सोबती की कहानी संग्रह की बात करें तो बादलों के घेरे तथा कहानी, बादलों के घेरे तथा कहानी जो है सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे तथा कहानी क्या है? सिक्का बदल गया। तो धूप का एक टुकड़ा जो है भीष्म साहनी की रचना, धूप का एक टुकड़ा जो है निर्मल वर्मा की कहानी है, और इनकी कहानियाँ जो है निर्मल वर्मा की दहलीज भी है, लवर्स पिक्चर पोस्ट कार्ड, दहलीज, लवर्स और धूप का एक टुकड़ा सभी निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं। भीष्म साहनी की कहानियाँ हैं, पहला पार्ट है वांगचू है, भटकती राख है, भाग्य रेखा है, निशाचर है, पाली है, डायन है, शोभा यात्रा आदि। राजेंद्र यादव की कहानियाँ कौन सी हैं? तो राजेंद्र यादव की कहानियाँ हैं खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियाँ। राजेंद्र यादव की कहानियाँ कौन सी हैं? तो खेल खिलौने हैं, देवताओं की मूर्तियाँ हैं, और जहाँ लक्ष्मी कैद है, खेल खिलौने देवताओं की मूर्तियाँ, और जहाँ लक्ष्मी कैद है अपने पार, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक आदि। कृष्णा सोबती कहानी संग्रह, बादलों के घेरे तथा कहानी क्या है? सिक्का बदल गया। तो कृष्णा सोबती कहानी संग्रह क्या है? बादलों के घेरे है तथा कहानी क्या है? सिक्का बदल गया। ये सभी रचनाएं जो है कृष्णा सोबती की हैं। 155 क्वेश्चन है कि कार्यसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं शामिल किया जाता है? तो ये है कि बैठक के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थल, पिछली बैठकों के लिए लिए गए निर्णयों के अनुपालन की जानकारी, बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण, या बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी। तो कौन सा जो है कार्यसूची के अंतर्गत क्या नहीं शामिल किया जाता? तो सी शामिल नहीं किया जाता, बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण जो है ये शामिल नहीं किया जाता, बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण, बल्कि बैठक के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थल, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की जानकारी, और बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी। तो कार्यसूची के अंतर्गत बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण नहीं शामिल किया जाता, शेष को कार्यसूची में शामिल किया जाता है। 156 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं? तो इसमें से क्या विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है? तो भी नहीं है नकली वस्तुओं का प्रचलन करना, बल्कि ग्राहकों को वस्तुएं खरीदने हेतु प्रेरित करना, वस्तुओं के उपयोग के ढंग के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना, वस्तुओं की विद्यमान मांग को बनाए रखना। तो नकली 20 है, नकली वस्तुओं का प्रचलन करना विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं, शेष विज्ञापन के प्रमुख कार्य है। 157 क्वेश्चन है कि पुस्तक जो है जल्लड़ हथ दय चल गज्जन नृपकाज, पुस्तक है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दय, पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? पृथ्वीराज चरित या पद्मावती, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज राशो। तो पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? तो पृथ्वीराज राशो। प्रश्नगत पंक्ति में पृथ्वीराज राशो पुस्तक के बारे में संकेत है। इस पुस्तक को चंद्रबरदाई के पुत्र जो है जल्लड़ ने पूर्ण किया। इस पुस्तक को जो है पृथ्वीराज राशो को चंद्रबरदाई के पुत्र जो है जल्लड़ ने पूर्ण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज राशो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज राशो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना है। तो पुस्तक जल्लड़ हथ दय चल गज्जन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? तो पृथ्वीराज राशो के बारे में, पुस्तक के बारे में संकेत है। इस पुस्तक को चंद्रबरदाई के पुत्र जो है जल्लड़ ने पूर्ण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज राशो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना है।
अगला क्वेश्चन 158 है कि मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मौलाना दाऊद, जायसी, मंजन या कुतुबन। तो कुतुबन रचनाकार है मृगावती के, जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन तथा जायसी ने पद्मावत और मंजन ने क्या रचना की? मधुमालती की रचना की। तो मंजन की मधुमालती है, मृगावती कुतुबन की है, और मुल्ला दाऊद का चंदायन है, और पद्मावत जो है जायसी की रचना है। निम्नलिखित में से क्या समाचार का आवश्यक तत्व नहीं? तो मनोरंजकता जो है आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि उद्देश्यबद्धता, यथार्थता और स्पष्टता, ये सभी जो है समाचार का आवश्यक तत्व है। मनोरंजकता जो है समाचार का आवश्यक तत्व नहीं, अपितु उद्देश्यबद्धता, स्पष्टता, यथार्थता आदि समाचार के आवश्यक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीत पत्रकारिता क्या है? तो पीत पत्रकारिता जो है व्यक्तिपरक चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रकारिता है। पीत पत्रकारिता क्या है? तो व्यक्तिपरक जो है चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रकारिता है। पीत व्यक्तिपरक चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रकारिता पीत पत्रकारिता कहलाती है। 161 क्वेश्चन है कि मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा चौपती। मित्रों मरजानी और सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो कृष्णा चौपती हैं, डी सही है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका जो है कृष्णा चौपती हैं। बेघर, नरक दर नरक, साथी, लड़कियां आदि ममता कालिया के हैं। बेघर, नरक दर नरक, साथी, लड़कियां आदि ममता कालिया के तथा आपका बंटी एवं महाभोज जो है मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास हैं। तो अगर पूछा जाए मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामक की लेखिका कौन है? तो कृष्णा चौपती हैं। और पूछा जाए कि बेघर, नरक दर नरक, साथी, लड़कियां आदि ममता कालिया के तथा आपका बंटी एवं महाभोज मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास हैं। 162 क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? अतीत के चलचित्र, तो ये जो है रेखा चित्र, डायरी, कहानी या संस्मरण। तो अतीत के चलचित्र जो है किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? तो अतीत के चलचित्र जो है ये रेखा चित्र में लिखा गया जो है रचनाओं का संग्रह है। तो अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा में लिखे गए रचनाओं का संग्रह, और यह महादेवी वर्मा की कृति है। इनके अन्य रेखा चित्र जो है मेरा परिवार है, स्मृति की रेखाएं, ये सभी रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार और स्मृति की रेखा, ये सभी जो है रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है तमस उपन्यास के प्रमुख समस्या क्या है? तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? सांस्कृतिक विघटन है, सामाजिक विषमता, गरीबी या सांप्रदायिक वैमनस्य। तो तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? सांप्रदायिक वैमनस्य है, डी सही है। तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, और इस उपन्यास में जो है सांप्रदायिक वैमनस्य प्रमुख समस्या है। इसमें भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है। तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? तो सांप्रदायिक वैमनस्य है, डी सही है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, और इस उपन्यास में सांप्रदायिक वैमनस्य प्रमुख समस्या है। इसमें भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है। तो तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? तो हमने बताया तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, और इस उपन्यास में सांप्रदायिक वैमनस्य प्रमुख समस्या है। इसमें भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है, और यह रचना जो है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है उपन्यास है। 164 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु या भवानी प्रसाद मिश्र, शंभुनाथ सिंह। तो कौन जो है नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं? तो इसका सही जवाब शंभुनाथ सिंह है, डी सही है। शंभुनाथ सिंह जो है नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं, और इनके नवगीत संकलन इस प्रकार हैं: मनवंतर, छायालोक, जहाँ दर्द नीला है, दीवालोक, रूप रश्मि, उद्याचल समय की शिला पर आदि। तो शंभुनाथ सिंह की जो है नवगीत संकलन इस प्रकार है: मनवंतर है इनकी रचना,
छायालोक है, मनवंतर छायालोक, जहाँ दर्द नीला है, जहाँ क्या है दर्द नीला है। दीवालोक भी इनकी रचना है, रूप रश्मि, उदयाचल, समय की शिला पर, आदि जो रचना है ये शंभुनाथ सिंह की क्या है, शंभुनाथ सिंह की नवगीत संकलन है। तो मनवंतर छायालोक, जहाँ दर्द नीला है, दीवालोक, रूप रश्मि, उदयाचल, समय की शिला पर, आदि जो है ये नवगीत सप्तक के संपादक भी रहे शंभुनाथ सिंह, और नवगीत संकलन ये है। अगला क्वेश्चन 164 के बाद 165 क्वेश्चन है कि हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? काका कालेलकर या राहुल संकृत्यायन, निर्मल वर्मा, अज्ञे। तो हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो बी सही है, राहुल संकृत्यायन। हिंदी यात्रा साहित्य के जनक जो है राहुल संकृत्यायन को कहा जाता है। इनके यात्रा साहित्य अगर देखें तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने भी इनकी रचना है। एशिया के दुर्गम भूखंड भी है इनकी रचना, और चीन में कम्यून, आदि ये सभी रचनाएं जो हैं राहुल संकृत्यायन की। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, आदि। 166 क्वेश्चन है कि शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनकी किस रचना पर? तो नौरंगी बीमार है, पेड़ की याद में, या हलवाहा में, या किस्सा गो में। तो इसका सही जवाब है पेड़ की याद में, जो है शेखर जोशी को उनकी जो है रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पेड़ की याद में। तो शेखर जोशी को उनकी रचना जो है पेड़ की याद के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी जो है प्रमुख रचना है कोसी का घटवार है, साथ के लोग भी इनकी रचना है, हलवाहा भी इनकी रचना है, नौरंगी बीमार है, और मेरा पहाड़, ये सभी रचना, पेड़ की याद भी इनकी रचना है। तो कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़ और पेड़ की याद, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? शेखर जोशी की रचना है। कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़। तो प्रश्न यही था कि शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पेड़ की याद में जो है शेखर जोशी को उनकी रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 167 क्वेश्चन है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, यह किस कवि की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं? नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र इसका सही जवाब है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ जो है भवानी प्रसाद मिश्र में की लिखी हुई हैं। अन्य विवरण अगर देखें तो सांझ हो तो हो, न जाने छा गई कैसी उदासी। सांझ होते ही न जाने छा गई कैसी उदासी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो नरेंद्र शर्मा की ये पंक्तियाँ हैं। कह रहे हैं कि सांझ होते ही न जाने छा गई कैसी उदासी, ये नरेंद्र शर्मा की पंक्तियाँ हैं। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, धर्मवीर भारती की यह पंक्तियाँ हैं। प्रीतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, प्रीतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, हरिवंश राय बच्चन की यह क्या है? पंक्तियाँ हैं। तो जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, यह किस कवि की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं? तो हमने बताया भवानी प्रसाद मिश्र। सांझ होत है न जाने छा गई कैसी उदासी, नरेंद्र शर्मा। और इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, तो ये धर्मवीर भारती की पंक्तियाँ हैं। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ हैं। 168 क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा जो है कितने भागों में लिखी है?
5 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में या 3 भागों में? तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी? तो 4 भागों में लिखी है। सही जवाब ए है। दो है इनकी जो है आत्मकथा जो है 4 भागों में है। पहला नंबर है क्या बोलूं क्या याद करूं। पहला नंबर क्या है? क्या बोलूं क्या याद करूं, ये 1969 में है। दूसरा नंबर नीड़ का निर्माण फिर 1970 में है। तीसरा नंबर क्या है? बसेरे से दूर है 1978। और 10 द्वार से सोपान तक चौथा नंबर है 1985। अगला क्वेश्चन है कि अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या है, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राजकाज की समस्या। तो भैया अंधा युग नाटक की समस्या जो है युद्ध और उसके बाद की समस्या है। अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है और इस नाटक की समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्या है। अंधा युग में महाभारत के अंतिम दिन का कथानक है। अंधा युग में क्या है? महाभारत के अंतिम दिन का क्या है? कथानक है। अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा या जनवादी विचारधारा या सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। तो रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। तो इसका सही जवाब सी है। रामविलास शर्मा जो है ये जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। क्या है? रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के क्या हैं? लेखक हैं। रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। इनके काव्य संग्रह अगर देखें तो रूप तरंग है, रूप तरंग इनके काव्य संग्रह, सदियों के सोए जाग उठे, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं हैं। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य आदि इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं और इनके काव्य संग्रह रूप तरंग हो गया, सदियों के सोए जाग उठे, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं हैं। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य आदि इनकी प्रमुख क्या है? आलोचनात्मक कृतियां हैं। 171 क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? ऐसी कौन सी रचना है जो महादेवी की कौन सी कृति है जो स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो महादेवी वर्मा की स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों के संग्रह क्या है? श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। कौन सी है? श्रृंखला की कड़ियाँ। तो महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ जो है स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। इनके अन्य निबंध की बात करें तो छड़दा है, इनके अन्य निबंध छड़दा, संभाषण, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर और संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य आदि। तो इनके अन्य निबंध अगर देखें तो श्रृंखला की कड़ियाँ तो है ही, तो छड़दा भी इनकी रचना है, संभाषण, छड़दा, संभाषण। साहित्यकार की क्या है? आस्था है। महादेवी वर्मा की साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर भी हैं, संकल्पिता भी हैं और विवेचनात्मक गद्य, ये सभी रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा के निबंध हैं। तो इसमें प्रश्न यही पूछा गया था कि महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? तो हमने बताया श्रृंखला की कड़ियाँ जो है ये महादेवी वर्मा की कृति है जो स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। और इनकी अन्य निबंध है छड़दा है, संभाषण है, साहित्यकार की आस्था है और भारतीय संस्कृति के स्वर। छड़दा, संभाषण, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और विवेचनात्मक गद्य आदि ये सभी रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की निबंध है। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती। तो द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब जो है नरेंद्र शर्मा है। नरेंद्र शर्मा जो है द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं।
तो द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता नरेंद्र शर्मा हैं। ये प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं नरेंद्र शर्मा। इनके अन्य काव्य अगर देखें नरेंद्र शर्मा की, तो प्रभात फेरी भी इनकी रचना है, पलाशवन भी इनकी रचना है, और अग्निशस्य भी इनकी रचना है, रक्तचंदन, मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत, ये सभी रचना किसकी हैं? तो ये सभी रचना जो है किसकी हमने बताया, तो ये सभी रचना जो है नरेंद्र शर्मा की है। ये सभी रचना किसकी है? नरेंद्र शर्मा की है। तो द्रौपदी हो गया इनकी रचना। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो हमने बताया नरेंद्र शर्मा है, और ये प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। और इनके अन्य काव्य देखे हैं तो अन्य काव्य जो है प्रभात फेरी है, पलाशवन है, और अग्निशस्य, रक्तचंदन, मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत आदि सभी रचना जो है ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। तो द्रौपदी इनकी रचना तो है ही, और इनके जो रचना है प्रभात फेरी, अन्य काव्य जो है प्रभात फेरी है, पलाशवन है, अग्निशस्य है, रक्तचंदन, मिट्टी और फूल है, प्रवासी के गीत आदि सभी रचना जो है ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। द्रौपदी, प्रभात फेरी, पलाशवन, अग्निशस्य, रक्तचंदन, अग्निशस्य, पलाशवन, प्रभात फेरी, मिट्टी और फूल और प्रवासी के गीत। 173 क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, जवाहरलाल नेहरू। संस्कृति के 4 अध्याय, तो संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता जो हैं नरेंद्र शर्मा हैं। नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी अन्य रचनाएं द्वंद्व गीत है, रसवंती, हुंकार, रेणुका, उर्वशी, धूप और धुआं, रश्मि रथी, आत्मा की आंखें, दिल्ली है, परशुराम की प्रतीक्षा। ये सभी रचना जो है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। कौन कौन सी? संस्कृति के 4 अध्याय, द्वंद्व गीत और रसवंती, द्वंद्व गीत, रसवंती, हुंकार, रेणुका, उर्वशी, धूप और धुआं, रश्मि रथी, आत्मा की आंखें, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा आदि सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय, द्वंद्व गीत, रसवंती, हुंकार, रेणुका, उर्वशी, धूप और धुआं, रश्मि रथी, आत्मा की आंखें, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा आदि सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हमने नरेंद्र शर्मा बताया, और इनकी रचना प्रभात फेरी काव्य है, प्रभात फेरी, पलाशवन, अग्निशस्य, रक्तचंदन, मिट्टी और फूल, प्रवासी गीत आदि। 174 क्वेश्चन है कि मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा, चौपदे, सोनेट या रुबाइयाँ। तो भैया मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया? तो रुबाइयाँ का प्रयोग किया है। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने रुबाइयाँ छंद का प्रयोग किया। रुबाई 4 पंक्तियों की कविता है। इसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियाँ तुकात्मक होती हैं। रुबाई क्या है? 4 पंक्तियों की कविता है, और जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियाँ तुकात्मक होती हैं। जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियाँ जो क्या होती हैं? तुकात्मक होती हैं, और तीसरी लाइन को आज़ाद रखी जाती है। रुबाई का अपना एक छंद होता है। तो मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया? तो हमने बताया रुबाइयाँ छंद का प्रयोग किया। रुबाई 4 पंक्तियों की कविता है। रुबाई क्या है? 4 पंक्तियों की कविता है, जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियाँ तुकात्मक होती है, और तीसरी लाइन को आज़ाद रखी जाती है। रुबाई का अपना एक छंद होता है। रुबाई क्या होता है? अपना एक छंद होता है। 175 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो भैया ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
हिंदी साहित्य के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, और रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। 176 क्वेश्चन की बात करेंगे कि दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? कृष्णा शोभती, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। तो दुखम सुखम के रचनाकार कौन है भैया? तो दुखम सुखम के रचनाकार जो है ममता कालिया है। ममता कालिया जो है दुखम सुखम के रचनाकार हैं, और इनकी अन्य रचनाएं जो हैं बेघर है, नरक दर नरक है, प्रेम कहानी है, लड़कियां हैं, साथी है, एक पत्नी के नोट से, ये ममता कालिया की रचना है। तो दुखम सुखम और बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, साथी, एक पत्नी के नोट्स, ये सभी रचना जो है ममता कालिया की रचना है। और इसके पहले 174 क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए थे कि दोहा, चौपदे और सोनेट और रुबाइयाँ। तो इसका सही जवाब रुबाइयाँ था। रुबाइयाँ छंद का प्रयोग किया। रुबाई जो है 4 पंक्तियों की कविता है, जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियाँ जो है क्या होती है? तुकात्मक होती हैं, और तीसरी लाइन को आज़ाद रखी जाती है। रुबाई का अपना एक छंद होता है। और दुखम सुखम के रचनाकार कौन है? ममता कालिया हैं। 177 क्वेश्चन की देखते हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु खरे, शरद चंद्र चटर्जी, विष्णु प्रभाकर या प्रभाकर माचवे। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो इसके सही जवाब जो है आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा जो है 1974 ईस्वी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। यह बांग्ला साहित्यकार जो है शरद चंद्र की जीवनी है। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, और यह बांग्ला साहित्यकार जो है शरद चंद्र की जीवनी है। 178 क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? वर्ष 2016 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? ठीकरे की मंगनी, ठीकरे की मंगनी में, 7 नदियाँ, एक समंदर, या कुइयाँ जान, या पारिजात। तो वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? तो भैया ये पारिजात है। पारिजात रचना है जो वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नासिरा शर्मा को उनके पारिजात उपन्यास पर दिया गया। 7 नदियाँ, एक समंदर, इनकी रचना है। 7 नदियाँ और एक समंदर। सालमली इनकी रचना है। किसकी रचना है? तो ये रचना उनकी है नासिरा शर्मा की। 7 नदियाँ, एक समंदर, सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे और अक्षय वट और कुइयाँ जान, अल्फा बीटा गामा आदि इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। तो अल्फा बीटा गामा पूछ लिया जाए तो नासिरा शर्मा, कुइयाँ जान पूछ लिया जाए तो नासिरा शर्मा, अक्षय वट पूछ लिया जाए तो नासिरा शर्मा, जिंदा मुहावरे पूछ लिया जाए तो जिंदा मुहावरे भी नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा, सालमली नासिरा शर्मा, 7 नदियाँ एक समंदर नासिरा शर्मा, और पारिजात भी नासिरा शर्मा की रचना है। तो प्रश्न यही था कि 178 की वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा के उनके किस उपन्यास पर दिया गया? तो पारिजात है रचना, और पारिजात उपन्यास पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 169 की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन लिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन लिया है? भारत दुर्दशा, विशस्य विषमौसदम, या नीलदेवी वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति। तो इसमें से 169 क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार जो है गायकवाड़ का वर्णन लिया है? तो इसका सही जवाब जो है विशस्य विषमौसदम, ये रचना है बी सही है।
विशस्य विषमौसधम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने विशस्य विषमौसधम नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन है। यह भाग एक पत्रीय नाटक है, अन्य नाटकों का विवरण है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार जो है गायकवाड़ का वर्णन दिया है? तो विशस्य विषमौसधम ये रचना है, भी सही है। नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन है। यह भाग एक पत्रीय नाटक है और अन्य नाटकों का विवरण इस प्रकार है। अगर बात करें नाटक वैद की हिंसा हिंसा न भवति, तो वर्ष जो है 1873 में, प्रकार क्या है? प्रहसन है। और विषय वर्णन क्या है इसमें? तो सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य है। सामाजिक धार्मिक विसंगति पर क्या है? व्यंग्य है। वैद की हिंसा हिंसा न भवति में। और प्रकार क्या है? प्रहसन है। 1873 वर्ष है। भारत दुर्दशा की बात करें तो ये 1880 वर्ष है प्रकाशन वर्ष। और प्रकार क्या है? नाट्य राशक लास्य रूपक। तो नाट्य राशक लास्य राशक और लास्य रूपक। और विषय वर्णन क्या है भारत दुर्दशा में? तो भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है भारत दुर्दशा में। तो भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण है इसमें, वह अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। नील देवी की बात करें तो 1881 वर्ष है। और यह प्रकार क्या है? गीत रूपक है। और नील देवी में जो है विषय वर्णन क्या है? राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा। तो नील देवी में क्या है? राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा नील देवी में की गई है। तो वैद की हिंसा हिंसा न भवति में सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य है। और भारत दुर्दशा में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण वहाँ अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। नील देवी राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन लिया है? तो यह विशस्य विषमौसधम नाटक में है। अगला 180 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना को प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है? तो कौन सी ऐसी रचना है जो प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त होता है? इसमें प्राप्त है एक घूंट है, बुढ़ऊ का ब्याह, बादल की मृत्यु या विवाह विज्ञापन। तो भैया एक घूंट है, जयशंकर प्रसाद करते एक घूंट को प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है। इस रचना के द्वारा आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। बादल की मृत्यु जो है 1930 ईस्वी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर एकांकी की रचना की। बादल की मृत्यु जो है 1930 ईस्वी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर एकांकी की रचना की। तो किस रचना को प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है? तो हमने बताया एक घूंट है, जयशंकर प्रसाद कृत है, प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है। इस रचना के द्वारा आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है और यह एक एकांकी नाटक है। बादल की मृत्यु की बात करें तो 1930 ईस्वी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर एकांकी की रचना की, बादल की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नहीं है। अगला है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परास्नातक शिक्षक जो है पीजीटी परीक्षा 2018 हिंदी है, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि क्या है? 25 तारीख है, 7वां महीना 2018, शिफ्ट फर्स्ट है, फीमेल है। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे को काटकर फल खिलाओ। बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष है? विशेषण व्यवस्था दोष है, सार्वनामिक दोष है, कारकीय प्रसर्ग दोष है या क्रिया विशेषणात्मक दोष है। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चे को जो है काटकर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष है? तो ये सही है, कारकीय प्रसर्ग दोष है कि बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कारकीय प्रसर्ग दोष है। शुद्ध वाक्य होगा बच्चे को फल काटकर जो है खिलाओ। तो इसमें क्या है? कारकीय प्रसर्ग दोष है। तो अगला क्वेश्चन है धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मेदिनी होगा, तटनी होगा, तुभा होगा या भारतीय होगा।
तो धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मेदिनी होगा या तटनी या तुभा या भारती? तो भैया ये मेदिनी है। मेदिनी जो है धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मेदिनी क्या है? धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेदिनी है। इनके अन्य पर्याय अगर देखें तो भू है, भूमि है, धरा, मही, जगती, वसुंधरा, अचला, क्षिति, अवनी, पृथ्वी, छोड़ी, धरती, इला, धात्री, धरित्री, बीज, प्रशु, उर्वी, प्रहु प्रहु भी, ये सभी जो है धरती शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो प्रश्न यही था कि धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हमने बताया मेदिनी है। और धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेदिनी है। उनके इनके अन्य पर्याय अगर देखें तो भू है, भूमि है, धरा है। भू है, भूमि, धरा, मही, जगती, वसुंधरा, अचला, क्षिति, अवनी, पृथ्वी, छोड़ी, धरती, इला, धात्री, धरित्री, बीज, प्रशु, उर्वी, प्रहु भी आदि है। ये सभी जो है धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कौन कौन से हैं? भू, भूमि, धरा, मही, जगती, वसुंधरा, अचला, क्षिति, अवनी, पृथ्वी, छोड़ी, धरती, इला, धात्री, धरित्री, बीज, प्रशु, उर्वी, प्रहु भी आदि सभी जो है धरती शब्द, और मेदिनी भी जो है धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा क्वेश्चन है कि मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, या गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं, बाल की खाल खींचनी पड़ती है, दांत खट्टे करने पड़ते हैं। तो मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। तो मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। शेष विकल्प जो है असंगत है। चौथा नंबर है कि सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शार्दूल, हिरण्य, अश्म और द्वीप। तो भैया शार्दूल जो है सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द है। शार्दूल। इनके अन्य पर्याय जो है केहरी है, सिंह का केहरी, मृगेंद्र, वनराज, केसी, पुंडरीक, वनहरी, मृगारी, बाहुबल, नाहर, चित्रक, नखरायुध, मृगराज, व्याघ्र, हरि, शेर आदि, ये सभी जो है सिंह शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो कौन कौन से हैं? शार्दूल है, केहरी है, मृगेंद्र, वनराज, केसी, पुंडरीक, वनहरी, मृगारी, बाहुबल, नाहर, चित्रक, नखरायुध, मृगराज, व्याघ्र, हरि, शेर आदि। अगला क्वेश्चन है 5वां कि अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है? विरक्त, विराग, प्रतिकूल, त्याग। तो ये सही है। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द जो है विरक्त है। अन्य विवरण जो है अनुराग का विराग होगा, अनुकूल का प्रतिकूल होगा, अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल, ग्रहण का त्याग। तो अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? विरक्त है। अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल, ग्रहण का त्याग है। तो अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? विरक्त है। अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त, अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल, ग्रहण का त्याग है। 6वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि बुढ़ापा शब्द कौन से संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो बुढ़ापा जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा, समझ, चाल इत्यादि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। 7वां नंबर है कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द तो संशयवाचक है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो ये भी सही है, अनिश्चयवाचक है। कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं खाया, जैसे उसने कुछ नहीं खाया। सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, अविभाज्य संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये भैया स्वर संधि है। सचिवालय शब्द में स्वर संधि है, यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है और इसका संधि विच्छेद होगा सचिव धन आलय। सचिव धन आलय बराबर सचिवालय।
तो सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। सचिव धन आलय बराबर सचिवालय। यदि बड़ा छोटी बड़ी में छोटा हो बड़ा हो और री के बाद वे ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा बड़ी बड़ा हो और री हो जाते हैं। भारत रत्न में कौन सा समास है? तो अव्यय भाव बहुब्रीहि तत्पुरुष या द्विगु समास। तो भारत रत्न में कौन सा समास है ये बताना है। तो भारत रत्न में भैया तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? भारत रत्न में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह भारत का रत्न होगा, भारत का रत्न होगा। और ये क्या है? तत्पुरुष समास संबंध काकी के संबंध तत्पुरुष है। तो भारत का रत्न होगा जिस समास में प्रथम पद अप्रधान तथा अंतिम पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष से होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो भारत रत्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है? तो हमने स्वर संधि बताया। सचिव धन आलय और कुछ किसी कोई नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा शब्द रूप तत्सम है? तो कर्म, काम, कार्म, यह कारज। तो कौन से शब्द रूप जो है तत्सम है? तो ये सही इसका लग रहा है। कर्म जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव काम है। कार्य या काज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप कार्य होगा। 11वां क्वेश्चन है मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनंग है, भृंग है, कुसुमाकर है या द्विज है। तो मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द अनंग, भृंग या कुसुमाकर, द्विज। तो 20 है भृंग है। मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? भृंग है। इनके अन्य पर्याय इस प्रकार है भ्रमर है, अली है, मधुकर है, मधुराज, मधुबच्छा या खटपट, भौरा आदि। तो मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द भृंग, मधुप, भृंग और भ्रमर, अली, मधुकर, मधुराज, मधुबच्छा, खटपट, भौरा आदि। 12 क्वेश्चन है प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्ति, निवृत्ति, समवृत्ति, अनुरक्ति। प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा भैया? निवृत्ति होगा। प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द निवृत्ति होगा। अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति। तो प्रवृत्ति का निवृत्ति और अनुरक्ति का विरक्ति शब्द विलोम होगा। 13 क्वेश्चन है जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई। संयुक्त वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, मिश्रित वाक्य या सरल वाक्य। तो ये भैया मिश्रित वाक्य है कि जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई। मिश्रित वाक्य है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। कह रहा है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त जो है उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई। तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। सी सही है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतघ्न, उपकृत या कृपण, प्रवंचक। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होगा। उपकृत शब्द का विलोम शब्द जो है अपकृत तथा कृपण का विलोम शब्द उदार व दानी होता है। तो कृतज्ञ का कृतघ्न, उपकृत का अपकृत होगा, कृपण का विलोम शब्द उदार व दानी होता है। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एवं मानक शब्द रूप क्या है? संन्यास, 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 सन्न्यास। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एवं मानक शब्द रूप क्या है? तो ये सही है। संन्यास जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। 16 क्वेश्चन है कि अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में वचन दोष, सर्वनाम दोष, संज्ञा दोष या लिंग दोष। तो भैया वचन दोष है। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में वचन दोष, क्योंकि अनेक अपने में बहुवचन शब्द है। अनेक क्या है? अपने में बहुवचन शब्द है और जिसको अनेकों लिखना वचन दोष माना जाता है। अर्थात शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा कि अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? वचन दोष हमने बताया। तो वाक्य में वचन दोष है क्योंकि अनेक अपने में बहुवचन शब्द है जिसको अनेकों लिखना जो है वचन दोष माना जाता है। अर्थात शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा कि अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। 17 क्वेश्चन है कबीश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद क्या है? कवि धन ईश धनवर या कवि धन ईश्वर, कबीश धनवर या कवि धन ईश्वर।
तो ये सही है। कबीश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद कवि धन ईश धन वर, ये जो है कबीश्वर का शब्द का सटीक संधि विच्छेद है। कवि धन ईश्वर है। कवि धन ईश्वर डी बता रहा है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। यदि आ ई उ और री के बाद वे ही स्वर या दीर्घ स्वर हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और री हो जाता है। तो गिरिधान इज बराबर गिरीश। तो कबीश्वर का शब्द का सटीक संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें तो ए बताया गया है कविधान ईश धन वर, बल्कि इसका सही जवाब डी है कविधान ईश्वर बराबर कबीश्वर। 17 के बाद 18 क्वेश्चन उसके पास चूहा तक पकड़ने का नहीं है। उसके पास जो है चूहा तक पकड़ने का नहीं, उत्साह, साहस, अनुभव या विश्वास क्या नहीं है उसके पास चूहा तक पकड़ने का? तो भैया उसके पास चूहा तक पकड़ने का साहस नहीं है। उसके पास चूहा तक पकड़ने का क्या नहीं है? साहस नहीं है। शेष विकल्प जो है असंगत है। तो उसके पास चूहा तक पकड़ने का क्या नहीं है? साहस नहीं है, उत्साह नहीं, अनुभव, विश्वास। तो उसके पास चूहा तक पकड़ने का साहस नहीं। नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो नमः धन अस्ते, नमस्दन्ते, नमा दन्ते, न धन मस्ते। तो नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद सी है। नमः धन ते बराबर नमस्ते, नमः धन ते बराबर नमस्ते। नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद नमः धन ते होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग के साथ जो है स्वर अथवा व्यंजन को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमने बताया नमः धन ते बराबर नमस्ते, नमः धन ते बराबर नमस्ते। ये विसर्ग जो है नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा नमः धन ते। तो नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? नमः धन ते। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक है? तो ये समूहवाचक है। कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा के द्योतक है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा हो गया, कुंज, मंडल, गिरोह आदि। तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा हो गया, कुंज हो गया, मंडल, गिरोह आदि। कक्षा, सभा, सेना तथा दल। कक्षा, सभा, सेना तथा दल, गुच्छा, कुंज, मंडल, गिरोह आदि ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। 21 क्वेश्चन है कि प्रेमचंद लिखित करबला की विधा क्या है? कहानी है, निबंध है, नाटक, उपन्यास। तो करबला की जो विधा है ये भैया क्या है? नाटक है। प्रेमचंद लिखित करबला की विधा क्या है? नाटक है। इनके नाटक, अन्य नाटक की बात करें तो संग्राम है, प्रेम की बेदी है। इनके उपन्यास इस प्रकार हैं। तो संग्राम, प्रेम की बेदी और करबला ये सभी प्रेमचंद के नाटक हैं, नाटक विधा से आते हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी। इनके उपन्यास की बात करें तो सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है और रंगभूमि है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, कर्मभूमि आदि। कहानियाँ भी इन्होंने लिखी है जो इस प्रकार है। अपनी करनी कहानियाँ हैं ये प्रेमचंद की। अपनी करनी, अलगयोजा है, ईदगाह है, अनाथ लड़की है, ईश्वरीय न्याय है, आत्माराम है, आत्मसंगीत। ये सभी जो कहानियाँ हैं प्रेमचंद की है। अपनी करनी, अलगयोजा, ईदगाह, अनाथ लड़की, ईश्वरीय न्याय, आत्माराम, आत्मसंगीत ये सभी जो हैं क्या हैं? कहानियाँ हैं। तो प्रश्न 21 था कि प्रेमचंद लिखित करबला की विधा क्या है? तो नाटक है। और संग्राम, प्रेम की बेदी भी इनकी नाटक है। उपन्यास की बात करें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, कर्मभूमि आदि ये सभी जो हैं उपन्यास हैं। और बात करें कहानी की तो इनकी कहानी है अपनी करनी, अलगयोजा, ईदगाह, अनाथ लड़की, ईश्वरीय न्याय, आत्माराम, आत्मसंगीत आदि।
22 क्वेश्चन है हाइकू। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? हाइकू जो है किस देश की काव्य शैली है? स्पेन, जापान, जर्मन, चीन। तो इसका सही जवाब बी है, जापान का हाइकू जो है जापान की काव्य शैली। हाइकू जो है जापान देश की काव्य शैली। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय जो है अज्ञेय को दिया जाता है। इन्होंने छठे दशक 1960 में हरि और करुणा प्रभा में 1951 में अनेक हाइकू नुमा छोटी कविताएं लिखी हैं जो हाइकू के बहुत निकट हैं। हरि और करुणा प्रभा में 1951 में अनेक हाइकू नुमा छोटी कविताएं लिखी हैं जो हाइकू के बहुत निकट है। तो हाइकू किस देश की काव्य शैली अभी है? जापान की है। और हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय जो है अज्ञेय को दिया जाता है। इन्होंने छठे दशक 1960 में हरि और करुणा प्रभा में 1951 में अनेक हाइकू नुमा छोटी कविताएं लिखी जो हाइकू के बहुत निकट हैं। किसने? अज्ञेय ने। तो अज्ञेय ने हरि और करुणा प्रभा में अनेक हाइकू नुमा छोटी कविताएं लिखी हैं जो हाइकू के बहुत निकट हैं। 23 क्वेश्चन है कि जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो लक्षणा, अभिधा, रूढ़ा, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा सही है कि जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अभिधा होती है। जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसे प्रथम शक्ति वाच्यार्थ भी कहते हैं। जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ियाँ जो है लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ की प्राप्ति किया जाए वहाँ लक्षणा शक्ति होगी। जहाँ पर अभिधा और लक्षणा में बाधा हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसे तृतीय शब्द शक्ति भी कहते हैं। तो कह रहा है कि जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो हमने बताया अभिधा शब्द शक्ति होती है। इससे प्रथम शक्ति जो है वाच्यार्थ भी कहते हैं। जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ियाँ लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ की प्राप्ति किया जाए वहाँ लक्षणा शक्ति होगी। जहाँ पर अभिधा और लक्षणा में बाधा हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसे तृतीय शब्द शक्ति भी कहते हैं। 23 हो गया। 24 क्वेश्चन की बात करेंगे कि सूरदास ने श्रीमद् भागवत को किस स्कंद के आधार पर बनाया? सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? दशम स्कंद। इसका सही जवाब है सूरदास ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद को आधार बनाया। सूरदास ने सूरसागर की रचना जो है श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की। इसमें 1.25 लाख पद बनाए जाते हैं। इसमें कितने पद बनाए जाते हैं? 1.25 लाख पद बनाए जाते हैं, परंतु 4936 पद ही मिलते हैं। सूरसागर में जो है सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से लिया है। भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक है क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता और इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती। शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य या उपलंभक काव्य कहा है। तो सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? तो दशम स्कंद को जो है आधार बनाया श्रीमद् भागवत के। सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की और इसमें 1.25 लाख पद बनाए जाते हैं, परंतु 4936 पद ही मिलते हैं। सूरसागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से लिया है। भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक है क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता और उसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती। शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य कहा है। 25 क्वेश्चन है कि हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? शिवदान सिंह चौहान, अरांगे राघव, प्रभाकर माचवे या निर्मल वर्मा। तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान है। रिपोर्टाज लेखन में जो है अगर देखा जाए प्रारंभ विद्वान जो है शिवदान सिंह चौहान है। इनकी रचना जो है लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। यह रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ।
26 क्वेश्चन है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन या महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। यह जो है रचनाकार इसके हैं सुमित्रा नंदन पंत। पंक्ति व रचनाकार के विवरण है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। यह पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत का है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। ये पंक्ति जो है राम नरेश त्रिपाठी की है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो। है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो। ये जो है हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। कि है अधर में रस मुझे क्या कर दो? मदहोश कर दो। है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ है। पराधीन रहकर अपना सुख, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। 27 क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली या भोजपुरी। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा है। इसे राम गीतावली या राम विनयावली भी कहते हैं। यह जो है गीत काव्य है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग है। प्रधान रस क्या है? शांत है। इसे तुलसीदास ने काशी में लिखा है। इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहते हैं। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा हमने बताया। इसे राम गीतावली या राम विनयावली भी कहते हैं। यह क्या है? गीत काव्य है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग है। और प्रधान रस क्या है? इसमें विनय पत्रिका में शांत रस है, प्रधान रस। इसे तुलसीदास ने जो है काशी में लिखा है विनय पत्रिका को, और इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहते हैं। इसे भक्तों के गले का क्या कहते हैं? कंठहार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन की रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी इंसान खां है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसान खां है। और इसका एक और नाम है उदयभान चरित। कौन सा है? इसका एक और नाम है उदयभान चरित। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना जो है कछुआ धर्म है। और मारिश मोही कुठाओं प्रेमचंद की रचना। तो कछुआ धर्म और मारिश मोही कुठाओं किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। और रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसान खां की रचना है। प्रेमचंद की रचना की बात करें तो प्रेमचंद की रचना जो है सेवा सदन है, करबला है, प्रेम की वेदी है, गबन आदि, ये सभी रचना जो है प्रेमचंद की है। करबला, सेवा सदन, प्रेम की वेदी, गबन आदि। लल्लू लाल जी जो है उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। तो लल्लू लाल जी क्या कहते थे? उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। उन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। तो लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते थे और इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। तो प्रश्न क्या था कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, तो हमने बताया इंसान खां। और इसका एक और अन्य नाम है उदयभान चरित है रानी केतकी की कहानी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कछुआ धर्म है। मारिश मोही कुठाओं है। प्रेमचंद की रचना कौन सी है? तो सेवा सदन, करबला, प्रेम की वेदी, गबन आदि। और लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। इन्हें प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही। तो इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही है। 29 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा था? जर्मन भाषा, फ्रेंच, लैटिन या अंग्रेजी भाषा।
तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा था, तो ये फ्रेंच भाषा में है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक की रचना जो है गारशा द ताशी ने किया। यह 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन जो है 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ, और यह ग्रंथ जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा था, तो फ्रेंच भाषा में हमने बताया लिखा गया था। और इस पुस्तक की रचना जो है गारशा द ताशी ने किया है, और यह 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन जो है 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ, और यह ग्रंथ जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। 30 क्वेश्चन है कि पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला उपमा उत्प्रेक्षा विभावना रूपक। ये DSSB PGT 25/7/2018 में आया है। ठीक है, तो पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? तो ये सही है, उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। इसमें इस पंक्ति में उपमा अलंकार है पीपर पात सरिस मंडोला में। तो पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में उपमा अलंकार है। समान गुणधर्म के आधार पर समान गुणधर्म के आधार पर उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक के आधार पर एक वस्तु की तुलना जो है दूसरी वस्तु से की जाए तब उपमा अलंकार होगा। कह रहा है कि समान गुणधर्म के आधार पर उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक के आधार पर एक वस्तु की तुलना जो है दूसरी वस्तु से की जाए तब उपमा अलंकार होगा। उपमेय जिसकी दी जाए मन उपमेय क्या है कि जिसकी दी जाए मन। उपमान क्या है? उपमा जिससे उपमा दी जाए। पीपर पात। धर्म क्या है? गुण है। डोला। वाचक क्या है? समान। सरिस तुल इन सदृश सरिस, तो ये क्या है? वाचक है। अगला क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध उत्साह विस्मय रौद्र, तो उत्साह होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जहाँ पर उत्साह जनित भाव को लेकर कोई कार्य किया जाए वहाँ वीर रस की सृष्टि होती है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य का विस्मय होता है। अगला क्वेश्चन है 32 की रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य ने सोमनाथ, चिंतामणि, मतिराम या देव। तो रस पीयूष निधि का रचनाकार बताना है आपको। तो इसके रचनाकार आचार्य सोमनाथ हैं। सोमनाथ। तो रस पीयूष निधि का रचनाकार कौन है? आचार्य सोमनाथ हैं। इनकी अन्य रचनाएं अगर देखें आचार्य सोमनाथ की तो श्रृंगार विलास है इनकी रचना, पंचाध्यायी है, और सुजान विलास, कृष्ण लीलावती है, माधव विनोद है। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? आचार्य सोमनाथ की। रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती और माधव विनोद। चिंतामणि की रचनाओं की बात करें तो रस विलास है इनकी रचना, छंद विचार पिंगल है, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु है, काव्य प्रकाश आदि ये चिंतामणि की रचना है। कौन कौन सी? रस विलास और छंद विचार पिंगल और श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश आदि। मतिराम की रचनाओं की बात करें तो मतिराम की रचना है फूल मंजरी। मतिराम की रचनाएं कौन सी हैं? फूल मंजरी है मतिराम की रचनाएं। और साहित्य सार है फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिला, पंचाशिला, वृत्ति कौमुदी आदि ये सभी रचनाएं जो हैं मतिराम के हैं। कौन कौन सी? तो फूल मंजरी है मतिराम की रचनाएं, फूल मंजरी और साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिला, वृत्ति कौमुदी आदि। तो मतिराम की हमने रचनाएं बताई, फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार और ललित ललाम भी इनकी रचना है, रसराज भी, सतसई और अलंकार पंचाशिला, वृत्ति कौमुदी।
देव की रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, काव्य रसायन। भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, ये सभी रचनाएं जो हैं देव की रचनाएं हैं। तो रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? आचार्य सोमनाथ। 33 क्वेश्चन है कि अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। तो अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन अल्प प्राण, सायास व्यंजन, महाप्राण, सुदीर्घ व्यंजन, तो इसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। कम प्राणवायु प्रयुक्त उच्चारित होने वाले व्यंजन जो है अल्प प्राण कहलाते हैं। 34 क्वेश्चन है कि ऐन्द्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ क्या है? चमत्कारी, भ्रामक, जादूगर या प्रवंचक। तो ऐन्द्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ है जादूगर। दिए गए विकल्पों में ऐन्द्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ क्या है? जादूगर है। शेष विकल्प क्या है? तर्कसंगत नहीं। 35 क्वेश्चन है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की क्या है? संकल्पनात्मक अनुभूति है। किसका कथन है? नगेंद्र का है, मुकुटधर पांडे का है, या जयशंकर प्रसाद का है, नंदुलारे वाजपेयी। तो भैया ये जो है जयशंकर प्रसाद का कथन है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये जयशंकर प्रसाद की कथन है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है या कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। नंद दुलारे वाजपेयी कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो नंद दुलारे वाजपेयी कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद का सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद का सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो 35 क्वेश्चन है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति किसका कथन है? तो ये भैया जयशंकर प्रसाद का है। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक जो छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। 36 क्वेश्चन है जिस पर अभियोग लगा हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर अभियोग लगा हो उसे क्या कहते हैं? दोषी कहते हैं, अपराधी, या अभिशप्त, या अभियुक्त। तो भैया उसे अभियुक्त कहते हैं। जिस पर अभियोग लगा हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। 37 क्वेश्चन है कि 11 और 13 के क्रम में 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सोरठा, हरगीत का, रोला, या दोहा। तो 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राओं वाले छंद को सोरठा कहते हैं। दिए गए विकल्पों में 11-13 के क्रम में 24 मात्राओं वाले छंद को सोरठा कहते हैं। यह अर्धसम मात्रक छंद है और यह दोहे का उल्टा होता है। यह क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। 11-13 के क्रम में 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो इसे सोरठा कहते हैं। और 24 मात्राओं वाले छंद को सोरठा, यह अर्धसम मात्रक छंद है और यह दोहे का उल्टा होता है। 38 क्वेश्चन है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है या राहुल संकृत्यायन ने? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल संकृत्यायन हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा है। अन्य विवरण रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने आदिकाल कहा। और राम कुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने संधि एवं चारण काल कहा आदिकाल का नामकरण। 39 क्वेश्चन है कि हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया? माधव प्रसाद मिश्र ने, सरदार पूर्ण सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो भैया ये है सी सही है। प्रताप नारायण मिश्र जो है हिंदू हिंदुस्तान नारा जो है प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। इनकी रचनाएं अगर बात करें प्रताप नारायण मिश्र की
तो प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर है, मन की क्या है, लहर है, और लोकोक्ति शतक है, हर गंगा है, तृप्यंताम है, श्रृंगार विलास। ये सभी रचनाएं जो हैं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। और इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर है, मन की क्या है, लहर है, लोकोक्ति शतक है, हर गंगा है, और तृप्यंताम है, श्रृंगार विलास आदि। ये सभी रचनाएं जो हैं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा जो है प्रताप नारायण मिश्र ने दिया, और इनकी रचना प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक और हर गंगा, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास आदि हैं। अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन कि हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामकृष्ण दास या नंदुलारी वाजपेयी? तो मुकुटधर पांडे जो हैं ये हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन्होंने, मुकुटधर पांडे ने स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। इन्हें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज छोटे थे, इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। तो मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज छोटे थे। मुकुटधर पांडे क्या थे? लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मतलब छोटे थे, और इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। तो हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे ने किया था। और इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज छोटे थे, और इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। 41 क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था भैया? विष्णु स्वामी, रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनके कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, शोरसागर, साहित्य लहरी और शोरसारावली। बल्कि माना कितना जाता है? 25 ग्रंथ कुल माने जाते हैं। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। और सूरदास जी पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनके कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, शोरसागर, साहित्य लहरी, शोरसारावली। ये जो है 25 ग्रंथ हैं। 42 क्वेश्चन है कि तुलसी गंग दुए भय सुकबीन के सरदार। तुलसी गंग दुए भय सुकबीन के सरदार किसकी पंक्ति है? सेनापति, अमीरदास, भिखारीदास, नाभादास। तुलसी गंग दुए भय सुकबीन के सरदार किसकी पंक्ति है? तो भिखारीदास की पंक्ति है। सी सही है कि तुलसी गंग दुए भय सुकबीन के सरदार भिखारीदास जी की पंक्ति है। नामकोश इनकी रचना है। नामकोश, रस सारांश और छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज शतिका तथा अमरकोश जो है भिखारीदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। तो कौन कौन सी रचना है इनकी? तो इनकी रचना है नामकोश है, रस सारांश है, नामकोश है, रस सारांश, छंदारणव पिंगल, नामकोश, रस सारांश, छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण है, भाषा है, शतरंज शतिका है तथा अमर कोश भिखारीदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। सेनापति की पंक्ति हैं, आई ऋतु पावश न पाई प्रेम पतियाँ। आई ऋतु पावश न पाई प्रेम पतियाँ। तो ये किसकी पंक्ति है? सेनापति की पंक्ति है कि आई ऋतु पावश न पाई प्रेम पतियाँ। तुलसी गंग दुए भय सुकबीन के सरदार। तुलसी गंग दुए भय सुकबीन के सरदार, ये भैया किसके है? भिखारीदास की पंक्ति। और आए ऋतु पावश न पाई प्रेम पतियाँ, ये सेनापति की पंक्ति है। और भिखारीदास की रचना की बात करें तो नामकोश, रसारांश, छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और विष्णु पुराण और भाषा, शतरंज शतिका तथा अमरकोश और ये भिखारीदास द्वारा रचित है। 43 क्वेश्चन है कि अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है?
सोमनाथ, रसलेन, पद्माकर, बिहारी। तो ये रसलेन की पंक्तियाँ हैं, बी सही हैं कि अमी, हलाहल, मत भरे, श्वेत, श्याम, रत्नार, रसलेन की पंक्तियाँ। अन्य कवियों की पंक्तियों का विवरण इस प्रकार है। छंद रीति समझै नहीं, बिन पिंगल के गान ज्ञान सोमनाथ का है। छंद रीति समझै नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान। तो छंद रीति समझै नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान, ये सोमनाथ की पंक्ति है। ताहि को रति कहत है, रस ग्रंथन की रीति। ताहि को रति कहत है, रस ग्रंथन की रीति, ये पद्माकर की पंक्ति है। या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोय। या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोय, बिहारी की पंक्ति है। तो अमी, हलाहल, मत भरे, श्वेत, श्याम, रत्नार, रसलीन की पंक्ति। छंद रीति समझै नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान। छंद रीति समझै नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान, ये सोमनाथ की पंक्ति। ताहि को रति कहत है, ताहि को रति कहत है, रस ग्रंथन की रीति। तो पद्माकर की पंक्ति। या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोई, ये बिहारी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के प्रारंभ में किस पत्रिका ने महत्व दिया। हिंदी कहानी के प्रारंभ में किस पत्रिका ने महत्व दिया। हंस, कवि वचन सुधा, या सरस्वती, या इंदु। तो सी सही जवाब है। सरस्वती पत्रिका जो है हिंदी कहानी को प्रारंभ में महत्व दिया था। सरस्वती पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रारंभ पत्रिका में महत्व दिया। तो हिंदी कहानी को प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया। इसमें प्रकाशित कहानियाँ व कहानीकार हैं। अगर बात करें इंदुमती, गुलबहार जो है कहानी है, इंदुमती और गुलबहार कहानी है। और कहानीकार कौन है भैया, किशोरी लाल गोस्वामी है। और ये जो है इंदुमती की बात करें तो 1900 में प्रकाशन हुआ, और गुलबहार जो है 1902 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। और इसके रचनाकार कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी हैं। गुलबहार, इंदुमती। प्लेग की चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल जो है कहानीकार कौन है, भगवान दास है। प्लेग की चुड़ैल जो है भगवान दास की रचना है, कहानीकार है। और प्रकाशन वर्ष क्या है, 1902 ईस्वी है। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, 1903 ईस्वी। पंडित और पंडितानी जो है गिरिजादत्त बाजपेयी की रचना है, और 1903 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। पंडित और पंडितानी जो है गिरिजादत्त बाजपेयी की रचना, 1903 ईस्वी। दुलाई वाली बंग महिला की रचना, 1907 ईस्वी। तो इंदुमती, गुलबहार, किशोरी लाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास, और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, और पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त बाजपेयी, दुलाई वाली बंग महिला। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की। भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट। तो सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किसने की। भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट। तो इसका सही जवाब है भट्टनायक, कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या भट्टनायक ने की थी। तो सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या भट्टनायक ने की है। अन्य आचार्यों के सिद्धांत व दार्शनिक मत इस प्रकार हैं। शंकुक जो है अनमितिवाद के प्रवर्तक हैं, अनमितिवाद सिद्धांत है इनकी। और दार्शनिक मत क्या है, न्याय दर्शन है। तो सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की, भट्टनायक। और शंकुक जो है अनमितिवाद सिद्धांत, और न्याय दर्शन दार्शनिक मत है इनका। और अभिनवगुप्त की बात करें तो अव्यक्तिवाद सिद्धांत है इनकी, अभिनवगुप्त की। और शैव दर्शन इनका दार्शनिक मत है। भट्टलोलट की बात करें तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, तो ये मीमांसा दर्शन है इनकी। शंकुक की अनमितिवाद, न्याय दर्शन। और अभिनवगुप्त की अव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। भट्टलोलट की उत्पत्ति या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन। 46 क्वेश्चन है कि नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस सांध्य के लिए की जाती है। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस सांध्य के लिए की जाती है। प्रयत्न, फलागम, नियताप्ति या कार्य। तो कार्य के लिए किए जाते हैं। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस सांध्य के लिए किए जाते हैं, कार्य के लिए। तो नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। प्रयत्न, फलागम, नियताप्ति, प्रत्याशा, प्रारंभ, ये कथा, संगठन या कार्यावस्था के भेद हैं। 47 क्वेश्चन है गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो श्रीधर पाठक हैं, डी सही है। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। इन्होंने हर्मिट का एकांतवासी योगी, इन्होंने हर्मिट का क्या किया, एकांतवासी योगी नाम से, तथा डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से हिंदी अनुवाद किया।
तो हर्मिट का क्या है? एकांतवासी योगी तथा डेजर्टेड विलेज का उजाड़ ग्राम नाम से हिंदी अनुवाद किया। एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। एकांतवासी योगी की रचना किसमें की है? लावनी या ख्याल शैली में की है। पाठक जी द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। तो पाठक जी द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? तो गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक क्या है? एकांतवासी योगी है। तो इसमें प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो श्रीधर पाठक है और इन्होंने हर्मिट का एकांतवासी योगी तथा डेजर्टेड विलेज का उजाड़ ग्राम नाम से हिंदी अनुवाद किया। एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। पाठक जी द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता जो है गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक कौन सी है? एकांतवासी योगी है। 48 क्वेश्चन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 11, 10। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है, ये सही है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। आचार्य भरत ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक अनुभाव और 33 संचारी भावों को मान्यता दी। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 4 मुख्य रस बताया है जिसमें श्रृंगार, रौद्र, वीर, बीभत्स है तथा 4 गौण रस बताया जिसमें अद्भुत, करुण, हास्य, भयानक है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? तो हमने बताया 8 मानी है। आचार्य भरत ने 8 स्थायी भाव माने हैं और रसों की संख्या भी 8 मानी है और 8 सात्विक अनुभाव माने हैं। इन्होंने 8 सात्विक अनुभाव और 33 संचारी भावों की मान्यता दी। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 4 मुख्य रस बताया है जिसमें श्रृंगार हो गया, रौद्र हो गया, वीर, बीभत्स। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 4 मुख्य रस बताया जिसमें श्रृंगार, रौद्र, वीर, बीभत्स तथा 4 गौण रस बताया जिसमें अद्भुत और करुण, हास्य, भयानक है। 49 क्वेश्चन है कि भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन तत्वों को मान्यता देता है? भारतीय जो है काव्यशास्त्र नाटक के किन तत्वों को मान्यता देता है? वस्तु, नेता, रस, रस वस्तु संवाद, कथानक संवाद, पात्र योजना या देश काल उद्देश्य या गीत योजना। तो ये सही है, वस्तु, नेता और रस। वस्तु, नेता और रस जो है भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन तत्वों को मान्यता देता है? वस्तु, नेता और रस। तो भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के वस्तु, नेता, रस इन्हीं 3 तत्वों को मान्यता देता है। तो भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? तो वस्तु, नेता, रस जो है इन्हीं 3 तत्वों को मान्यता देता है भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के। तो भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? तो वस्तु, नेता, रस जो है इन्हीं 3 तत्वों को मान्यता देता है भारतीय काव्यशास्त्र। वस्तु, नेता और रस जो है। तो प्रश्न ये था कि भारतीय काव्यशास्त्र जो है नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? तो हमने बताया वस्तु और नेता और रस। 50 क्वेश्चन है कि अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? 50 क्वेश्चन है। तो सी सही है, इसका सही जवाब क्या है? वैष्णव संप्रदाय जो है ये अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है, अन्य विकल्प जो संगत नहीं है। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों का आराध्य मानता है। तो इसमें से पूछा गया कि वैष्णव संप्रदाय और अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानता है। 51 क्वेश्चन है कि उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर हैं। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। भारत मित्र के संपादक
जो है 1877 ईस्वी में रुद्र दत्त शर्मा, उसके बाद 1899 के आसपास बाल मुकुंद गुप्त थे। तो भारत मित्र के संपादक कौन थे 1877 ईस्वी में? अगर देखें तो 1877 ईस्वी में रुद्र दत्त शर्मा है, उसके बाद जो है 1899 के आसपास जो है बाल मुकुंद गुप्त थे। राजा राम मोहन राय ने बंगदूत 1829 और साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन कलकत्ता से करते थे। राजा लक्ष्मण सिंह 1855 में आगरा से प्रजा हितैषी का संपादन करते थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 51 क्वेश्चन की उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर थे। और यह भारत मित्र के संपादक की बात करें तो ये 1877 ईस्वी में रुद्रदत्त जो है शर्मा थे भारत मित्र के संपादक। उसके बाद जो है 1899 के आसपास जो है बाल मुकुंद गुप्त थे। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये बंगदूत 1829 जो है साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन कलकत्ता से करते थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो है बंगदूत 1829 साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन कलकत्ता से करते थे। और राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें तो 1855 में आगरा से जो है प्रजा हितैषी का संपादन करते थे। प्रजा हितैषी का संपादन कौन करते थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। और अगर बात करें भारत मित्र के संपादक की तो पहले 1877 में रुद्रदत्त शर्मा करते थे, फिर 1899 के आसपास जो है बाल मुकुंद गुप्त थे। बंगदूत की बात करें तो 1829 साप्ताहिक समाचार पत्र है और यह कलकत्ता से करते थे। कौन करता था? तो राजा राम मोहन राय बंगदूत। और प्रजा हितैषी की बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह 1855 ईस्वी में करते थे। और उदंत मार्तंड की बात करें तो यह जो है संपादक जो है पंडित जुगल किशोर थे इसके संपादक। 52 क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब बी है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका 1829 साप्ताहिक समाचार पत्र है का संपादन जो है कलकत्ता से करते थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। इनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में एक्ट 17 के तहत स्त्रियों की सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस ईसा के नीति वचन लिखा। ब्रह्म क्रॉनिकल बंगदूत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस ईसा के नीति वचन लिखा और ब्रह्म क्रॉनिकल बंगदूत नाम समाचार पत्र का प्रकाशन किया। महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये जसुली ग्रामीण या आंचलिक राजनीतिक। तो ये आंचलिक उपन्यास है महिला आंचल। यह जो है 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन हुआ है। इसके लेखक कौन है? परेश्वर नाथ रेणु हैं। ये आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनके अन्य उपन्यास जो हैं प्रति परिकथा है, दीर्घ तपा है, जुलूस है, कितने चौराहे हैं, पलटू बाबू रोड है, राम रतन राय अपूर्ण है। तो प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय अपूर्ण है और महिला आंचल। अगला 54 है कि प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नगेंद्र। प्रयोगवाद क्या है? बैठे ठाले का धंधा है किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या नगेंद्र। तो भैया ये सही है। प्रयोगवाद जो है बैठे ठाले का धंधा है, ये नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन है ने कहा है। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। तो ये किसका है? ये रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये जो है रामविलास शर्मा के कथन है। ये कवि एक मार्ग का अनुसंधान करने के व्याकुल हैं। ये कवि जो है एक मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? तो प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा।
तो प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, बैठे ठाले का धंधा है किसने कहा? तो डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी जो है बैठे ठाले का धंधा का है प्रयोगवाद को। रामविलास शर्मा ने प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, बगनाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कभी एक मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा। 55 क्वेश्चन है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद, स्वामी हरिदास या वल्लभाचार्य, परमानंद दास। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे ये थे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो थे ये सखी संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। इस संप्रदाय को हरिदासी व टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बांस की टट्टी बनाकर रहते थे और इसलिए इसे टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये स्वामी हरिदास थे। बी सही है। स्वामी हरिदास जो है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इस संप्रदाय को हरिदासी व टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है और इस संप्रदाय के लोग जो है आगरा में यमुना किनारे बांस की टट्टी बनाकर रहते थे, इसलिए इसे टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। 56 क्वेश्चन है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, किसने कहा? संतन को कहा सीकरी सो काम, तो किसने कहा है? कहा था कुंभन दास, कबीर दास, परमानंद दास, सूरदास। तो इसका सही जवाब ये है कि कुंभन दास ने कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम। तो ये किसने कहा? कुंभन दास ने। इस एक पंक्ति जो है कुंभन दास का है कि संतन को कहा सीकरी सो काम। कुंभन दास ने अकबर के सामने यह पद कहा था। कुंभन दास ने निकुंज लीला संबंधी पदों का गान किया है। कुंभन दास ने निकुंज लीला संबंधी पदों का गान किया है। अकबर के सामने इन्होंने यह पद जो है फतेहपुर सिकरी बुलाने के संबंध में कहा था। ये वल्लभाचार्य के शिष्य व अष्टछाप के कवि और संगीतज्ञ थे। कौन? कुंभन दास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वह अष्टछाप के कवि और संगीतज्ञ थे और अकबर के सामने इन्होंने यह पद जो है फतेहपुर सिकरी बुलाने के संबंध में कहा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम। तो कुंभन दास ने अकबर के सामने यह पद कहा था। कुंभन दास ने निकुंज लीला संबंधी पदों का गान किया है। अकबर के सामने इन्होंने यह पद फतेहपुर सिकरी बुलाने के संबंध में कहा था और ये वल्लभाचार्य के शिष्य व अष्टछाप के कवि और संगीतज्ञ थे। 57 क्वेश्चन है भाषा और समाज नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये भैया रामविलास शर्मा है, भाषा और समाज नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक। तो रामविलास। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ जो है प्रेमचंद और उनका युग है। इनके आलोचनात्मक अन्य ग्रंथ रामविलास शर्मा के भाषा और समाज भी इनकी आलोचनात्मक कृति है। प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी है। निराला की साहित्य साधना, नई कविता और अस्तित्ववाद भी इनकी रचना है। कौन सी है? नई कविता है और अस्तित्ववाद। निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग है और भारतेंदु हरिश्चंद्र है। निराला की साहित्य साधना है, नई कविता और अस्तित्ववाद आदि। अभिव्यक्ति विज्ञान भोलानाथ तिवारी का। अभिव्यक्ति विज्ञान किसकी रचना है? तो अभिव्यक्ति विज्ञान जो है भोलानाथ तिवारी का है। शैली विज्ञान की भूमिका और तुलसी, साहित्य विवेचन और मूल्यांकन, ये देवेंद्र शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो अभिव्यक्ति विज्ञान की बात करें तो भोलानाथ तिवारी का ये रचना है अभिव्यक्ति विज्ञान। शैली विज्ञान की भूमिका और तुलसी, साहित्य विवेचन और मूल्यांकन जो है देवेंद्र शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ। तो कौन सी है? तो हमने बताया कि शैली विज्ञान की भूमिका, शैली विज्ञान की भूमिका और तुलसी, साहित्य विवेचन और मूल्यांकन। तुलसी, साहित्य विवेचन और मूल्यांकन देवेंद्र नाथ जो है शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है। देवेंद्र नाथ शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ। और बात करें अगर अभिव्यक्ति विज्ञान की तो भोलानाथ तिवारी का है। अगर बात करें भाषा और समाज की, प्रेमचंद और उनका युग की और भारतेंदु हरिश्चंद्र की, निराला की साहित्य साधना की, नई कविता और अस्तित्ववाद की, तो ये सभी रामविलास शर्मा की जो है क्या है आलोचनात्मक ग्रंथ है। 58 क्वेश्चन है कि रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है?
तो रीति काव्य की भूमिका सत्यदेव चौधरी की है, महेंद्र कुमार की है, या भगीरथ मिश्र की है, या नगेंद्र की है। तो रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। इन्होंने रीतिकाल, रीतिबद्ध काल एवं हिंदी साहित्य के इतिहास का भी संपादन किया। तो रीति काव्य की भूमिका जो है डॉक्टर नगेंद्र की रचना, इन्होंने रीतिकाल, रीतिबद्ध काल एवं हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया। सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वाङ्मय का विकास एवं काव्य शास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी है। सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वाङ्मय का विकास एवं काव्य शास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी। भगीरथ मिश्र ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पुस्तक लिखी है, भगीरथ मिश्र ने। तो अगर बात करें सत्यदेव चौधरी की, तो हिंदी वाङ्मय का विकास एवं काव्य शास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी। हिंदी वाङ्मय का विकास एवं काव्य शास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी किसने? तो ये सत्यदेव चौधरी ने लिखा है, हिंदी वाङ्मय का विकास एवं काव्य शास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक। और अगर भगीरथ मिश्र की बात करें तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र पुस्तक लिखी किसने? तो भगीरथ मिश्र ने। और रीति काव्य की भूमिका जो है, ये रचना जो है नगेंद्र की रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की। और इन्होंने रीतिकाल, रीतिबद्धता एवं हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया। 59 क्वेश्चन है कि लोग लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरो कवित्व बनावत किसकी पंक्तियां हैं? तो कवि ठाकुर की, घनानंद की, रसखान की, बोधा की। तो लोग लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरो कवित्व बनावत, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। किसकी है? लोग लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरो कवित्व बनावत निम्नलिखित पंक्तियां जो हैं रीतिकालीन प्रेम मार्गी कवि घनानंद की हैं। इनकी रचनाएं जो हैं सुजान सार, सुजान हित प्रबंध, विरह लीला है, और इश्क लता, कोकशार, रस केली वल्ली, वियोग वेली, ये सभी रचनाएं जो हैं घनानंद की हैं। तो लोग लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरो कवित्व बनावत, लोग लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरो कवित्व बनावत, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित पंक्तियां जो है रीतिकालीन प्रेम मार्गी कवि घनानंद की हैं। इनकी रचनाएं सुजान सार, सुजान हित प्रबंध, विरह लीला, इश्कलता, कोकशार और रस केली वल्ली, वियोग वेली आदि। 60 क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो अगर बात करें विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक की, तो ये सही जवाब जो है इसका शंकराचार्य है। डी सही जवाब है, शंकराचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य है। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद इसमें तो नहीं, रामानुजाचार्य सही जवाब है। तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। तो प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, अगर विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो रामानुजाचार्य प्रवर्तक हैं। और संप्रदाय कौन से है? श्री संप्रदाय है। द्वैतवाद की बात करें तो मध्वाचार्य हैं। और संप्रदाय कौन से है? ब्रह्म संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो वल्लभाचार्य जी हैं प्रवर्तक। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। और संप्रदाय कौन सा है? रुद्र संप्रदाय है। संप्रदाय कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। और अद्वैतवाद की बात करें तो शंकराचार्य, स्मार्त संप्रदाय। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, द्वैतवाद मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय, अद्वैतवाद शंकराचार्य, स्मार्त संप्रदाय। 61 क्वेश्चन है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? तो सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस या त्रिनिडाद। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? तो भैया इसका सही जवाब सी है, मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये मॉरिशस में हुआ था। और इसकी राजधानी कौन सी है? पोर्ट लुई में 2018 में हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 10-12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? तो मॉरिशस में, हमने बताया, और इसकी राजधानी पोर्ट लुई। 2018 में हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक जो है 3 वर्ष में किया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10-12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है कि पथ के साथी के रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या महादेवी वर्मा? तो महादेवी वर्मा है। पथ के साथी महादेवी वर्मा के संस्मरणों का संग्रह है। पथ के साथी में कुल जो है 11 संस्मरणों का संग्रह किया गया है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर का संस्मरण है जंजीरें और दीवारें एवं मील के पत्थर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण है। तो पथ के साथी जो है महादेवी वर्मा के संस्मरणों का संग्रह है। पथ के साथी में कुल 11 संस्मरणों का संग्रह किया गया है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया, जिनके साथ जिया जो है अमृतलाल नागर का संस्मरण है। जिनके साथ जिया ये किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर का क्या है? संस्मरण है कि जिनके साथ जिया, ये अमृतलाल नागर का संस्मरण है। जंजीरें एवं दीवारें एवं मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें एवं मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण है। तो अगर बात करें जंजीरें एवं दीवारें एवं मील के पत्थर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण है। तो पथ के साथी के रचयिता कौन है? तो ये है महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा के संस्मरणों का संग्रह है। पथ के साथी में कुल 11 संस्मरणों का संग्रह किया गया है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर के संस्मरण है। जिनके साथ जिया किसका संस्मरण है? अमृतलाल नागर के संस्मरण। जंजीरें और दीवारें एवं मील के पत्थर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण। तो जंजीरें और दीवारें जो हैं एवं मील के पत्थर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण है, और अमृतलाल नागर के संस्मरण है जंजीरें और दीवारें एवं मील के पत्थर। ये किसके हैं? नहीं, अमृतलाल नागर का संस्मरण जो है जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर के संस्मरण है, जिनके साथ जिया। और जंजीरें और दीवारें एवं मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण है। पथ के साथी जो है महादेवी वर्मा का है। 63 क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य, पतंजलि, महर्षि जैमिनी, कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो ये कपिल मुनि माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध एवं प्राचीन हैं। ये सांख्य हैं, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी और बादरायण है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि माने जाते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध एवं प्राचीन हैं। वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध एवं प्राचीन हैं। ये हैं सांख्य जो है कपिल मुनि हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के जो हैं गौतम है। न्याय के कौन है? गौतम है। वैशेषिक के कणाद हैं, और मीमांसा के कौन है? जैमिनी है। वैशेषिक के कणाद हैं, मीमांसा के जैमिनी हैं, और वेदांत के बादरायण हैं। तो 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? तो सांख्य की बात करें तो कपिल मुनि, योग की पतंजलि, और न्याय के गौतम, और वैशेषिक के जो है कणाद हैं, और मीमांसा के जैमिनी हैं, और वेदांत के कौन है? बादरायण। 64 क्वेश्चन है। तो 64 क्वेश्चन है चंडी चरित्र के रचयिता कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो ये सही है, गुरु गोविंद सिंह जो है चंडी चरित्र के रचयिता हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने की। गुरु नानक की रचनाएं जपजी, आस दीवार, रहरास, सोहिला, नसीहतनामा नानक की रचनाएं जो है आदि ग्रंथ के महला प्रकरण में संरक्षित है। तो चंडी चरित्र के रचयिता गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने की। गुरु नानक की रचनाएं जपजी, आस दीवार, रहरास, सोहिला, नसीहतनामा नानक की रचनाएं आदि ग्रंथ के महला प्रकरण में संरक्षित है।
65 क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो मम्मट, आनंदवर्धन, कुणाक या अभिनवगुप्त। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। आचार्य मम्मट ने क्या लिखा? काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। अभिनवगुप्त ने आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आनंदवर्धन है। और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। अभिनवगुप्त ने आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी है। 66 क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ? तो इसका सही जवाब जो है बी है, सन 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन जो है 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई। यहीं से प्रगतिवादी साहित्य की शुरुआत होती है और सन 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फास्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव जो है राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भाग लिया। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ। यहीं से प्रगतिवादी साहित्य की शुरुआत होती है और सन 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फास्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भाग लिया। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए का रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, श्रीलाल शुक्ल। तो मुझे चांद चाहिए का रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। कौन है? मुझे चांद चाहिए के रचनाकार जो है सुरेंद्र वर्मा है। इस उपन्यास पर इन्हें 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपना मोर्चा है इनकी सुरेंद्र वर्मा की। अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं। कौन? अपना मोर्चा, काशी काशी और रेहन पर रघु, ये काशीनाथ सिंह का प्रमुख उपन्यास है। राग दरबारी, आदमी का जहर एवं सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं। कौन कौन से? राग दरबारी, आदमी का जहर एवं सोनी घाटी का सूरज। आदमी का जहर, राग दरबारी और एवं सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास। राग दरबारी, आदमी का जहर एवं सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं। अगर बात करें अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु जो है ये काशीनाथ सिंह की रचना है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना उपन्यास है। इन्हें 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और अपना मोर्चा की बात करें, काशी काशी और रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर एवं सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं।